हमको तो उन लोगों से बात करनी है जो हमारे जैसा नहीं सोचते हैं। जो दाढ़ी टोपी इज्जत का सिंबल हुआ करता था उसमें कहीं कमी आई है। अब वो कैसे दोबारा इज्जत का सिंबल हो सके, सेंस ऑफ प्राइड उसमें फील हो सके, आपको सिखों से सीखना है। मीडिया में इस कदर हेट एजेंडा जनरेट हो रहा था कि अगर वो लॉकडाउन का पीरियड ना होता तो मैं आपको बता रहा हूँ 10, 20, 25,000, 50,000 मुसलमान सड़कों पर मार दिया जाता, जिसके घर पे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया खुद 2 बार आ चुके हैं। ऐसे सिचुएशन में मुझे डर लग रहा था कि मैं फिजिकली सेफ हूँ कि नहीं, तो आम मुसलमान का क्या आलम होगा उस वक्त पे, आप याद नहीं कर सकते हैं। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं इम्पार्क के फाउंडिंग प्रेसिडेंट डॉक्टर एमजे खान साहब। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, बातें बहुत हो चुकी हैं इम्पार्क को लेकर के पिछले 4, 5, 6 महीने में। अपने कम समय में जिस तरह से इम्पार्क ने एक मकाम बनाया है, उसको किस तरह आप देख रहे हैं? इतना कम समय लगा और काफी कुछ आपके बारे में चर्चा है, देश में भी और विदेश में भी। देखिए, जब ज़रूरत बड़ी होती है, जब मुश्किल का वक्त होता है, तब ज़्यादा लोग सेंस ऑफ अर्जेंसी से काम करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि वक्त कम होता है और करना ज़्यादा होता है। तो इम्पार्क जिस वक्त बनाया गया था, आप उस वक्त का अगर हालात याद करें, पस मंज़र याद करें, तो हम लोगों को फिजिकल सिक्योरिटी का एक सेंस ऑफ फियर था, फ्यूचर सिक्योरिटी का एक सेंस ऑफ फियर था कि जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का जो सिचुएशन था वो उस वक्त था। मीडिया में इस कदर हेट एजेंडा जनरेट हो रहा था कि अगर वो लॉकडाउन का पीरियड ना होता तो मैं आपको बता रहा हूँ 10, 20, 25,000, 50,000 मुसलमान सड़कों पर मार दिया जाता, वो आलम था। तो हमारे जैसा आदमी जो इतना सिक्योर्ड जगह पे रहता है, एक एलीट कॉलोनी में दिल्ली के रहता है, जिसके घर पे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया खुद 2 बार आ चुके हैं, ऐसे सिचुएशन में मुझे डर लग रहा था कि मैं फिजिकली सेफ हूँ कि नहीं, तो आम मुसलमान का क्या आलम होगा उस वक्त पे, आप याद नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे वक्त में एक हर आदमी ये चाह रहा था कि मैं कैसे कंट्रीब्यूट करूं, कैसे इसमें योगदान दूं। तो जो एक छोटी सी टीम 5-7 लोगों की बनी, 100 लोगों का पहले जूम कॉन्फ्रेंस हुआ, फिर 150 लोगों का हुआ, 200 का हुआ, तो 2-3 दिनों के अंदर ही एक स्ट्रक्चर को एक फॉर्मल एक फॉर्म दे पाए हम लोग। तो 4 तारीख को या 3 अप्रैल को पहली मीटिंग हुई थी और 10 अप्रैल आते आते सब चीज़ इन प्लेस कर लिया था और बहुत तेजी से काम इस पर शुरू हुआ। तो उसके बाद में चूंकि लॉकडाउन था तो 100% वक्त हम लोग निकाल सकते थे, और उसके बाद जो एक रमजान शरीफ का महीना शुरू हुआ तो हमको याद है पूरी पूरी रात हम लोग काम करते थे। तो उस टीम का ये एक काम करने का नतीजा है, और कम से कम धीरे धीरे होते होते रमजान शरीफ ईद आते होते करीब 1,000 लोग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग थे मुल्क भर के, वो इसमें सब जुड़ गए। उन सब का बड़ा सपोर्ट मिला। हर आदमी, पहली बार हमने देखा है कि मुसलमानों के एक एटीट्यूड में एक सी चेंज आया है। वो चेंज ये आया है कि पहले मैं तमाम सालों से 20, 22, 25 सालों से जो पॉलिटिक्स को भी देख रहा हूँ और मुसलमानों के अपने अफेयर्स को भी नज़र तो डालते ही हूँ, तो मैं ये देख रहा था हर आदमी जो भी कोई इदारा बनाता था वो अपने को एलिवेट करने के लिए बनाता था, अपना कद बढ़ाने के लिए, या उसको स्टेपिंग स्टोन जैसा यूज करके आगे कैसे जंप लगा ले। पहली बार हमने देखा है पिछले 6 महीने में एक आदमी ने भी हमसे नहीं कहा कि ये पोजीशन मुझे दे दिए। हर आदमी ने हमसे कहा ये बताओ हम कैसे आपको मदद करें। सो ये इतना बड़ा बदलाव मुस्लिम कम्युनिटी के एक थिंकिंग प्रोसेस में आया है, एक एटीट्यूड में आया है। एक मुझे तो लगता है एक फ्यूचर जो है, मुस्तकबिल बहुत ही अच्छा होगा अगर इस स्पिरिट को हम लोग सस्टेन कर लें। जिस तरह से आप लोगों के काम की राष्ट्रीय लेवल पर हो या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर 6 महीने में जो चर्चा हुई है उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि बहुत से मुस्लिम संगठन हैं, बहुत से संस्थान हैं, उनके कामों की इस तरह चर्चा नहीं हो पा रही, उसके पीछे का कारण क्या है? 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि बहुत इनोवेटिव थिंकिंग डाल रहे हैं। हर वो चीज जो कम्युनिटी के लिए ग्राउंड पे काम कर सके, जो डिफरेंस कर सके, जो बदलाव ला सके, हम उस अप्रोच के लेते हैं। जो बीटन पाथ्स हैं, जो पिटे हुए रास्ते हैं जिन पे हम 70-75 साल चलते रहे हैं, उससे हट के चलने की कोशिश कर रहे हैं। एक जो प्रिजनर्स ऑफ थॉट एक अल्फाज आता है कि आप अपने विचारों से बंधे हुए हैं। वक्त आ गया है कि उन विचारों से निकलने की ज़रूरत है। एक ज़्यादा ब्रॉड थिंकिंग की ज़रूरत है, नए रास्तों को अख्तियार करने की ज़रूरत है, इनोवेट करने की ज़रूरत है, और इस चीज़ पे फ़र्क समझने की ज़रूरत है। क्या चीज़ है हमको खुश रखती है, क्या हमारी ईगो को सेटिस्फाई करती है, और क्या चीज़ है जो ग्राउंड पे वर्क कर सकती है।
So what can please us is not important. What can make difference on the ground, that is important. So that is where the line is drawn. तो इम्पायर की पूरी वर्किंग में, फंक्शनिंग में, अप्रोच में, एजेंडा में ये चीज़ आपको पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होगी कि अगर हमको किसी से मिलना है, वो हमारी विचारधारा से मैच नहीं करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस पोटेंशियल सोर्स को हम छोड़ दें। इसका पर आ रहे हैं डॉक्टर साहब, आप पर ये आरोप लगा, आपकी संस्था पर ये आरोप लगा कि आप लोग बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, जबकि हमने देखा कई मीटिंगों में आपने जब आम आदमी पार्टी के नेताओं को बुलाया तो दिल्ली दंगों का मामला उठाया, बीजेपी के नेताओं को बुलाया तो आपने कम्युनलिज्म और हेटेड के जो मुद्दे थे उनको उठाया कि लिंचिंग नहीं होनी चाहिए, नफरत का वातावरण को कम किया जाना चाहिए। उसके बावजूद जो फेथ वाली चीज है वो क्यों नहीं बिल्डअप कर पाए कि हम आपके मुद्दों को उन लोगों के समक्ष उठा रहे हैं जो सरकार में बैठे हुए हैं और हम चाहते हैं कि संवाद हो और समस्याओं का समाधान हो। देखिए, अगर अपनी जैसे विचारधारा के लोगों से ही बात करनी है तो वो फिर कोई डायलॉग नहीं हुआ, वो कोई एंगेजमेंट नहीं हुआ, वो तो चैटिंग हुआ। आप हमारे विचार अगर मिलते हैं, पूरी तरीके से ख्यालात मिलते हैं, तो आपसे फिर डायलॉग किस बात का? आप में बदलाव करने की जरूरत क्या है? अगर आप मेरे जैसे ही सोचते हैं तो हमको तो उन लोगों से बात करनी है जो हमारे जैसा नहीं सोचते हैं, तभी तो आर्गूमेंट के साथ में, डायलॉग के साथ में, एंगेजमेंट के साथ में, बातचीत से उनके विचारों में, ख्यालात में अगर तब्दीली आएगा तब तब्दीली ग्राउंड पे दिखेगी। हमको अपने लोगों के अंदर वाहवाही लेनी हो तो उसका तो कोई मकसद नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हम इस मामले में बिल्कुल सेकुलर अप्रोच अडॉप्ट किए पड़े हैं कि भाई जो आदमी जिससे कम्युनिटी को कुछ सीखने को मिल सकता है, जिससे कुछ फायदा हो सकता है, जिससे आगे का रास्ता निकल सकते हैं वो, या जो हमारी सरकार में कुछ मदद कर सकता हो, सरकार गवर्नमेंट ऑफ द डे किस पार्टी की, हमें उससे लेना देना नहीं। हमें जो खबरें मिली अपने सोर्सेज से कि आप लोगों ने तबलीगी जमात वाले मामले को काफी सेंसिटिव होकर के, काफी हसास होकर के उठाया, सरकारों के साथ संवाद किया, उन लोगों को रिलैक्स दिलाने की कोशिश की, साथ ही साथ डॉक्टर लालचंदानी के मुद्दे को भी आप कोर्ट तक लेकर के गए। उसके बावजूद आप लोग इन मुद्दों को भुना क्यों नहीं रहे? नहीं, जरूरत नहीं है, इसलिए कि अगर इम्पायर का कोई शॉर्ट टर्म एजेंडा हो तो मैं जल्दबाजी में पढ़ूं कि भाई इसको मैं कैश करा लूं जो काम कर रहा हूं। जिस सेंस ऑफ अर्जेंसी से पूरी रात हम लोगों ने काम किया है, जब ये मरकज का मुद्दा चल रहा था, कितने चीफ मिनिस्टर्स को हम लोगों ने चिट्ठियां लिखी जिन्होंने अच्छा काम किया, कितने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को, कितने एसपी को हम लोगों ने लिखा जिन्होंने बेहतर काम किया, कितने डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पे जमात के लोग फंसे हुए थे, हमने पर्सनली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट किया, अपना जो भी ऑफिशियल कैपेसिटी है, हमारी जो भी प्रोफेशनल कैपेसिटी है, मैंने उसको इस्तेमाल किया। जो कनेक्ट हो सकते थे, कई चूंकि स्टेट के एक्स चीफ सेक्रेटरीज मेंबर हैं, कई भारत सरकार के सचिव मेंबर्स हैं, हमने उनके रिश्तों का फायदा उठाया, इस्तेमाल किया, और बहुत जगह पे अगर आप कोशिश करें तो आपको कामयाबी मिलती है। मध्य प्रदेश में मिसाल के तौर पे जमाती बंद थे, नहीं कुछ समझ में आ रहा था, तो वहाँ के गवर्नर साहब कुरैशी साहब जो हैं, मैंने उनको फ़ोन किया, हमने कहा इस सरकार में आपके कुछ रिश्ते हैं, उन्होंने कहा है क्या मैटर है, मैंने उनको पूरा एक्सप्लेन किया, उन्होंने इंटरवीन किया। तो हर उस सोर्स को जहाँ से कुछ मदद मिल सकती थी हमने कोशिश किया। तो अब ये इल्ज़ाम की जहाँ तक बात है, 2 तरीके के लोग हैं, एक जो मोटिवेटेड है और एक जो मिसगाइडेड है। तो जो मिसगाइडेड है उनको तो आप समझा सकते हैं कि जो आप समझ रहे हो या जो आपको समझाया गया वो गलत है, लेकिन जो मोटिवेटेड हैं, जो इंटरेस्ट से कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं, अगर कोई आदमी सो रहा है उसको तो आप जगा सकते हैं, लेकिन आदमी को जागता हुआ सोने का नाटक कर रहा है उसको क्या करेंगे आप? तो इम्पायर बन भी नहीं पाया था। हम हर आदमी से कहते हैं कि साहब 3 महीने हमारे साथ जुड़िए, 3 महीने 4 महीने का सब्र रखिए और देखिए क्या हम लोग कर रहे हैं। अगर कहीं गलती कर रहे हैं तो आप इंडिकेट करिए कि आप गलत कर रहे हैं, फिर भी गलती कर रहे हैं बार बार, तो आप जो है रेड फ्लैग रेज करिए, जो कमेंट करना है करिए, लेकिन आपको सिर्फ मिसगाइड किया गया है वेस्टेड इंटरेस्ट से। और मुझे इसमें बोलने में कोई गुरेज नहीं है कि कुछ लोग जो अपने को ट्रेडिशनल मुसलमानों के पॉलिटिकल ठेकेदार समझ के बैठे हुए हैं, वो ये समझ रहे हैं इम्पायर जो है एक पॉलिटिकल ठेकेदारी में जा रहा है। भाई साहब बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप। हर वो चीज़ हम करेंगे जो मुसलमानों की इमेज बेहतर करे, हर वो चीज़ करेंगे जिससे बेहतर इंटर कम्युनिटी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, जिसमें कम्युनिटी रिफॉर्म्स भी शामिल हैं, पॉजिटिव सोशल एक्शंस भी शामिल हैं। हर वो काम करेंगे जिससे मुस्लिम यूथ को एक अपॉर्चुनिटी से कनेक्ट करने में मौका मिले, उनको आगे बेहतरी का मौका मिले, चाहे एजुकेशन हो, चाहे स्कीम्स एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स हो, मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ हो। अरे भाई क्या बार बार इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये बीजेपी को बेच देंगे? अरे बीजेपी पहले तो आपके वोटों की खरीदार तो हो। बीजेपी आपके वोटों की खरीदार ही नहीं है,
उन्होंने मुसलमानों के वोटों के बिना इलेक्शन दर इलेक्शन जीतना सीख लिया और जीत रहे हैं। अगर आप बता दें पिछले 5 सालों में बीजेपी ने किसी मुस्लिम इलेक्शन में कोई मुस्लिम एजेंडा उठाया तो बता दें। फॉर देम वी डोंट एग्जिस्ट इज, हमको डिसाइड करना है, हमें उनसे बात करनी है, इख्तियार में है, गवर्नमेंट में या नहीं करनी है। उनको आपके बिना कंफर्टेबल है, चल रहा है, उनका बिजनेस चल रहा है। हमको डिसाइड करना है कि हमारा बिजनेस में कमी है क्या, कि हमको डील करना है कि नहीं करना है। इस पे क्वेश्चन मार्क है। उससे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है, क्या मुसलमानों की हालात से आप कंफर्टेबल हैं? अगर आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं कि जो सिचुएशन है बेहतर है, तो उन्हीं रास्तों पे चलते रहें जिन रास्तों पे अब तक चलते रहे। लेकिन अगर कहीं लगता है कि 75 सालों में मुस्लिम कम्युनिटी को वो मुकाम हासिल नहीं हुआ है, तो आपको सोचने की जरूरत है क्या उन्हीं रास्तों पे चलने से मुकाम हासिल होगा या बदले हुए रास्तों पे चलने मुकाम होगा। यहाँ पर इम्पार की थिंकिंग आती है। जो 1000, 2000, 3000 बड़े प्रोमिनेंट लोग जुड़े हैं, उनका पूरा नॉलेज विजडम इसमें आता है कि व्हाट शैल वी बी डूइंग। उसमें इनोवेशन है, उसमें न्यूनेस है, उसमें नई अप्रोच अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन डायलॉग करने का मतलब ये नहीं, बातचीत करने का मतलब ये नहीं कि हम उनका एजेंडा किसी का चला रहे हैं। तो वी विल स्पीक टू द। एक तबका तो वो है जो आप पे एलिगेशंस लगाता है, लेकिन एक तबका वो है जो आपको चाहता है। कई लोगों ने हमें ऐसी बातें कही हैं कि आपने एक पॉजिटिव स्टैंड लेने में काफी देर कर दी, क्योंकि डॉक्टर एमजे खान की जो कैपेसिटी है वो कहीं ज्यादा बड़ी है और पहले भी ये बड़ा काम कर सकते थे अगर चाहते तो। ये बात सही है कि 2004 में पहली बार मैंने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि 2004 से पहले हमारा मुस्लिम अफेयर्स से कोई रिश्ता नाता नहीं था, वाबस्ता नहीं थे। हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 89 से 91 2 साल MBA जरूर किया है, लेकिन उसके बाद पूरी तरीके से अपने प्रोफेशन में लग गए थे। और मैं शायद सेल्फ क्लेम करूं तो ऐसा खराब लगेगा कि एक एग्रीकल्चर सेक्टर में दुनिया में अगर कोई आदमी अगर मुझे नहीं जानता है, मेरे काम को नहीं जानता, तो शायद वो एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं है। एक सवाल मेरा था, उसको शायद आप स्किप कर गए, कि जिस तरह से हम उम्मन मुसलमानों को देखते हैं कि किसी को मेहमान बुलाते हैं तो सिर्फ उसकी तारीफ और आपने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, उसके कसीदे पढ़ते हैं। इसके बरक्स इम्पार जा रहा है, इसके विपरीत इम्पार जा रहा है। अगर किसी को बुलाता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो उससे वो मुद्दों की बात करता है जो उसकी सरकार में कमियां हो रही हैं, खामियां हो रही हैं। बीजेपी वालों को आपने बुलाया, लिंचिंग की बात की। आम आदमी पार्टी को आपने बुलाया, दिल्ली दंगों की बात की। आपने कहा एक फेयर जांच होनी चाहिए और जांच दिखनी भी चाहिए। देखिए, हमारी अप्रोच बहुत ऑब्जेक्टिव है और बिजनेस लाइक अप्रोच है। बिजनेस लाइक अप्रोच का मतलब ये होता है वो अप्रोच जो आपके लिए डिलीवर करे, जो आपके लिए वर्क करे। तो उसमें जितना तारीफ करनी उतनी तारीफ भी करते हैं, ऐसा नहीं है। जिस आदमी का बायोडेटा पढ़ते हैं तो पॉजिटिव चीज रिफ्लेक्ट करते हैं ताकि वो एक अच्छे मेंटल कंडीशनिंग में बैठे। क्योंकि हमको किसी को दुश्मन नहीं बनाना है, बल्कि दुश्मन है उसको रीच आउट करके, अगर दुश्मन मान भी लो इन्वर्टेड कॉमा में, तो उनको किस तरीके से अपनी अंडरस्टैंडिंग देनी है। और ऐसा मैं मान के बैठा हूँ, ये मल्टीकल्चरल सोसाइटी इस मुल्क में बहुत ही खूबसूरत देश है, बड़ी डाइवर्सिटी का मुल्क है। इस डाइवर्सिटी के मुल्क में मेरा ऐसा कॉन्फिडेंस है कि इंडियन मुस्लिम्स अगर चाहें तो पूरी दुनिया के मुसलमानों को रास्ता दिखा सकते हैं। इस मुल्क की जो डेमोक्रेसी है, इस मुल्क की जो डाइवर्सिटी है, उसके डिविडेंड्स को एंजॉय करिए। यहाँ की लर्निंग से पूरी दुनिया के मुसलमानों को रास्ता दिखा सकते हैं। इसलिए इस मल्टीकल्चरल सोसाइटी में अगर आप ठीक से अपना कंडक्ट रख सकते हैं तो आपकी तारीफ करने वालों कमी नहीं है। जिस तरह इम्पार पर शुरुआती दिनों में एलिगेशंस लगे, उसके बावजूद हम ये देख पा रहे हैं कि इम्पार का अंतर्राष्ट्रीय जो दायरा है वो काफी वसी हो रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? मैं तो कहूँगा सही अप्रोच एंड स्पीड ऑफ डिलीवरी, सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ जो हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत ऑब्जेक्टिव होकर कर रहे हैं, बहुत फोकस्ड होकर कर रहे हैं। जो लोग इल्जाम की झड़ी लगा दिए थे, एक 1000 लेटर एक साहब ने लिखे हैं। मैं उन पे अगर कमेंट करने पे आ जाऊं तो 45 साल में सिवाय फाइनेंशियल फ्रॉड के उनकी डिलीवरी क्या है? एक नेगेटिव एजेंडा की शॉर्ट उम्र होती है, पॉजिटिव एजेंडा की, एक सच्चाई की उम्र होती है और सच्चाई ही अल्टीमेटली प्रिवेल करती है। प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत मिशन का जिस तरह से हमने देखा कि आपने पॉजिटिव यूज किया, सालों से बरसों से बंद मसाजिद को आपने साफ करने की एक मुहिम चलाई, तो कम्युनिटी को इसके लिए आप आमादा क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि इस तरह के मूवमेंट को, इस तरह की मुहिम को, इस तरह की स्कीम्स को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे ले? देखिए, अभी 5 महीने हुए हैं इम्पार को, 10 सितंबर को 5 महीने पूरे हुए हैं। ये बात सही है कि अगर कम्युनिटी की इमेज बेहतर करनी है तो हमको सोशल वर्क करना है, बेहतर एक सोशल कंडक्ट पेश करना है। और हमारे पास इदारों की कमी नहीं है जो इस काम को बखूबी अंजाम दे सकते हैं। और आपको शायद इल्म होगा कि 3 साल पहले मैं
मगरबी उत्तर प्रदेश में, वेस्टर्न यूपी में तमाम सारे मदरसों में गया था, और वहाँ पे मैं उनसे कह रहा था कि 6.5 डे आप वो करिए जो अब तक करते रहे हैं, पढ़ाइए। आप आधा दिन निकाल लीजिए, चाहे जुमे की नमाज के बाद का आधा दिन निकाल लीजिए, जिसमें अपने मोहल्ले में सफाई करिए, दूसरों के मोहल्ले में अपने बच्चे भेज के सफाई करिए। आप रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे जाके दाढ़ी टोपी में जो बच्चे हैं इल्म हासिल करें मदरसे में, इनको आधा दिन के लिए आप समाज सेवा में लगाइए। देखिए क्या आपके लिए नजरिया पॉजिटिव बिल्ड होता है। मगरिब के नमाज के बाद 1 दर्जन से ज्यादा हिंदू औरतें अपने बच्चों को लेकर मस्जिद के बाहर खड़ी होती थी फूक डलवाने, और इस कदर इमाम साहब की इज्जत होती थी। हिंदुओं में हम लोग तो चलो अपने थे, क्या इज्जत इतना करना है करते थे। आज वो बदलाव 40 साल में हमने देखा है, हो गया है। आज मैं जाता हूँ तो मगरिब की नमाज के बाद बाहर हमको हिंदू औरतें नहीं दिखती हैं। जो दाढ़ी टोपी इज्जत का सिंबल हुआ करता था, उसमें कहीं कमी आई है। अब वो कैसे दोबारा इज्जत का सिंबल हो सके, सेंस ऑफ प्राइड उसमें फील हो सके, आपको सिखों से सीखना है। 1984 में जब सिखों के खिलाफ बड़ा दंगा हुआ है, तो आपको मालूम होगा कि उनकी पगड़ी, उनकी दाढ़ी, उनका पहनावा, ये सब टारगेट पे आ गए थे। तो 2 चॉइसेस थे सिखों के आगे, एक कि अपना दाढ़ी मुड़वा लेते, पगड़ी हटा देते, पैंट शर्ट पहन लेते, अपनी पहचान छिपा लेते, लेकिन उन्होंने वो रास्ता नहीं इख्तियार किया। उन्होंने वो सारे सिंबल जो सिखिज्म के सिंबल थे, उसके लिए उन्होंने फैसला किया इसके लिए हमको रेस्पेक्ट बनानी है। खालसा एड बनाया गया, उन्होंने खालसा एड फाउंड किया। आज पूरी दुनिया में सिखों की क्या इमेज है। इम्पार का भविष्य का एजेंडा क्या है? और खास तौर से अभी हमने देखा कि दिल्ली से सटे एक गांव में जहां मुसलमानों पे अत्याचार हुआ, कुछ कन्वर्जन का मामला आया, इम्पार सबसे आगे आया, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने उस चीज की मार्केटिंग नहीं की। और मुझे लगता है इसमें मार्केटिंग की जरूरत नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म की मैं लाइफ लेके चलूँ इम्पार की, कि मुझे महीना 2 महीने में बहुत चमकना है, उसके बाद चुप करना है, तो मैं क्रेडिट क्लेम करने की जल्दबाजी में पड़ जाऊंगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म एजेंडा है तो मैं चाहता हूँ लोग देखें। मैं तो लोगों से कहता हूँ ऑनेस्टली एनालाइज करिए, क्या बीजेपी को आपको लगता है बहुत मुसलमान हमदर्द हो गई है क्या, या मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए बीजेपी परेशान घूम रही? दोनों नहीं, बिल्कुल नहीं। न कोई बहुत बड़ी हमदर्द हो गई है आपके लिए, और न मुसलमान के वोटों को हासिल करने के लिए बीजेपी परेशान घूम रही है। बीजेपी बिना मुसलमान वोटों के सरकार बना रही है, बनाती रही है और आगे भी बना लेगी। हमको फैसला करना है कि हम इतनी बड़ी पार्टी जो हर जगह इख्तिदार में, क्या उससे डायलॉग भी न करें, बात भी न करें? अगर नहीं करें तो अपना व्यू पॉइंट हम कैसे आगे रखेंगे? अमेरिकन पॉलिसी एक पुरानी है कि इंगेज एंड इन्फ्लुएंस और स्टे अवे एंड कर्स। या तो आप बातचीत करें और हमको मुतासिर करें, प्रभावित करें, अपना पॉइंट रखें, या दूर रह के हमको कोसते रहें। तो हमने इतने सालों से दूर रहकर कोसने का एक रास्ता अख्तियार किया था। मुझे लगता है ये रास्ता बेहतर नहीं है। इंगेज करेंगे, बातचीत से बात का रास्ता निकलता है, एक उम्मीदें वाबस्ता होती हैं, एक आंख का लिहाज होता है, एक रिश्तों की एक गर्माहट होती है। तो तमाम सारी चीजें मिला के मुझे लगता है कि इंगेज करना, इन्फ्लुएंस करना, डायलॉग करना, बात करना, अपनी बात रखना, ये बेहतर रास्ता है। मेरी ये समझ है कि इस्लाम इस दुनिया में आया, इस जमीन पे रहमत के तौर पे, रिचुअल से मुसलमानों को आजाद करने के लिए। जो रिचुअलाइज थी, जो मूर्ति पूजा करते थे, या एक परंपरा को निभाने का एक तरीका था, एक जो रिचुअल्स में रिलीजन ढूंढते थे, उससे मुक्त करके, आजाद करके आपको एक अल्लाह से सीधे जुड़ने का एक रास्ता था। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इस्लाम हैज बिकम मोस्ट रिचुअलाइज्ड रिलीजन। आज की तारीख में सबसे ज्यादा रिचुअलाइज्ड रिलीजन में इस्लाम को देखा जा रहा है। तो हमको रिचुअल्स तोड़ने हैं, तो इस्लाम के एसेंस पे काम करना है। इसका मतलब ये है कम्युनिटी रिफॉर्म्स। कौन से ऐसे चीजें जहाँ पे मुसलमान इस्लाम से हट के इस्लाम के नाम पे काम कर रहा है, तो उन रिफॉर्म्स को कैसे हम ला सकते हैं। उन रिफॉर्म्स को लाने से, अच्छे सोशल वर्क करने से कम्युनिटी की इमेज बढ़ेगी। लेकिन एक बराबरी का रिश्ता जो होता है, आप अपने बराबर के आदमी से बात करेंगे। आप जर्नलिस्ट हैं, आप हिंदू जर्नलिस्ट हो, वो चाहे जिस विचारधारा को, आप उसके साथ बात करें, कंफर्टेबली फील करें। क्यों? इक्वालिटी का रिश्ता है, एक प्रोफेशन का रिश्ता है। तो अगर मुसलमान इकोनॉमिकली प्रॉस्पर नहीं होगा तो वो अपने बराबर का एक जगह, एक मुकाम नहीं बना पाएगा, चाहे जितना सोशल वर्क कर ले। तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी जरूरी है। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के 3 एरियाज निकलते हैं। नंबर 1 कि गवर्नमेंट में एक अच्छा एजुकेशन। अच्छी एजुकेशन के बाद में आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, आप प्राइवेट सेक्टर की जॉब में जा सकते हैं, या आप अपना एंटरप्राइज खड़ा कर सकते हैं। आज स्टार्टअप्स का जमाना है, और हम इस कोशिश में, हमारे एग्रीकल्चर में 400 स्टार्टअप्स हमने क्रिएट किए, अपने प्लेटफॉर्म पे लिए हैं। क्या मुस्लिम कम्युनिटी में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम 4000 स्टार्टअप्स क्रिएट कर सकते हैं? हमने एनजीओज का एक बड़ा प्लेटफॉर्म रूरल एनजीओज का बनाया हुआ है।
क्या हम मुस्लिम कम्युनिटी में कोई 1000 NGOs ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्रिएट कर सकते हैं जो स्कीम्स को, प्रोग्राम्स को कम्युनिटी को डिलीवर करें? तो हर वो चीज़ कोशिश कर रहे हैं जिसमें हम इकोनॉमिकली कम्युनिटी को एम्पावर कर सकें। लेकिन एजुकेशन इज दिस सेंट्रल सब्जेक्ट इन दिस सेंस कि हायर एजुकेशन में, तो उसका भी एक पोर्टल बना रहे हैं जल्दी। मुझे लगता है कि जो 15 नेशनल कमिटीज़ बनाई हैं उसमें एक जॉब्स करियर कमेटी भी है, एक स्किल्स एंटरप्राइजेस कमेटी भी है, और कारपोरेट एंगेजमेंट कमेटी भी है कि कारपोरेट सेक्टर से भी हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं कि भाई आप मुस्लिम कम्युनिटी को थोड़ा प्रोएक्टिवली अफर्मेटिव एक्शन जिसको कहते हैं उसके तहत मदद करें। डॉक्टर साहब, ब्रीफ में हमें बताएं जरा कि हमने आपको ये देखा कि आप टकराव एलिगेशंस के बावजूद टकराव की राजनीति ना अपना करके प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ स्ट्रेट चलने पे यकीन रखते हैं कि जो सीधा रास्ता उस तरफ चले। और पहली बार 70 सालों में हमने ये देखा है कि किसी ने कारपोरेट एंगेजमेंट की बात की है। ब्रीफ में जरा बताएं हमें। आज अगर आप देखें, दो चीजें हैं। एक, आपके पास अगर बड़ा टारगेट आपके सामने है तो आप अपना वक्त जाया नहीं कर सकते हैं छोटी चीज़ों में इंगेज करके, क्योंकि टाइम एनर्जी आपके पास लिमिटेड है। आप कितना वक्त जाया करना चाहेंगे, तो यू विल हैव टू स्टे फोकस्ड। नंबर 2, आज 96% जॉब्स जो हैं वो कारपोरेट सेक्टर में हैं, सिर्फ 4% गवर्नमेंट में है। तो जो पूरा रिजर्वेशन की लड़ाई पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में लड़ी जा रही है, सब चीज़ ठीक है, गवर्नमेंट की जॉब्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन बेहतरीन करियर्स जो है प्राइवेट सेक्टर में है। तो हम लोग कोशिश ये करनी चाहिए कारपोरेट सेक्टर में किस तरीके से ज़्यादा हम अपना हिस्सा लगा सकें। जहाँ 96% वहाँ पे हमको कोशिश करनी है। अब मैं, चूँकि हमारा एक बड़ा दायरा है, रतन टाटा साहब से हमारे पर्सनल रिश्ते हैं, जब भी जाते हैं मुलाकात होती है। आनंद महिंद्रा से बहुत गहरे रिश्ते हैं। तो टॉप इंडस्ट्रीज जो कंट्री के हैं उनके साथ में 1 to 1 बहुत गहरे रिश्ते हैं। वो इसलिए नहीं कि मैं बहुत बड़ा मुस्लिम पॉलिटिशियन हूँ, उसका मेरा प्रोफेशनल आउटस्टैंडिंग उसकी वजह से है। तो पिछली बार भी मुंबई गए थे, रतन टाटा के साथ 1 घंटे डिस्कशन करके आए थे। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो बड़े कारपोरेट हाउसेज हैं उनको अगर हम लोग अच्छी अप्रोच कर सकें, तो एक बड़ी फीलिंग वहाँ प्रिवेल कर रही है कि मुस्लिम कम्युनिटी को मेन स्ट्रीमिंग करने के लिए जो कारपोरेट सेक्टर मदद कर सकता है उसको करनी चाहिए। और वो इस चीज़ को रियलाइज कर रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ कंसिस्टेंट होगी जब समाज के सभी तबके जो हैं एक बराबरी के हिस्से में कंट्रीब्यूट करें। तो मेरा इसमें फ़र्ज़ बनता है कि जब इस अंडरस्टैंडिंग को हम पूरी तरीके से समझते हैं तो उस पर अमल करें। अमल करने का रास्ता ये है, कारपोरेट्स को रीच आउट करना है, कंपनीज को रीच आउट करना है। उनके जो चैम्बर्स तीनों, फिक्की, CIA, एसोचैम, तीनों से अच्छे रिश्ते हैं हमारे, वर्किंग रिलेशन पिछले 25 सालों से हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनके सेक्रेटरी जनरल्स, इनके डायरेक्टर जनरल्स, ये लोग भी अपने मेंबर्स को कम्युनिकेशन दें कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी को गाइडेंस की जरूरत है, इसको बेहतर अपॉर्चुनिटीज की जरूरत है, थोड़ा प्रोएक्टिवली इसको सपोर्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।